बचपन से ही हर दिल में एक ख्वाहिश होती है दुनिया देखने की, नई जगहों को महसूस करने की और जिंदगी से थोड़ी सी मोहब्बत चुराने की। और जब बात कश्मीर की आती है तो सर्दियों का गुलमर्ग अपने आप दिल में उतर जाता है। सफेद बर्फ, खामोश वादियां और वो सुकून। हर कोई यहाँ पहुंच नहीं पाता, लेकिन सपने हर किसी के होते हैं। आज मैं आपको अपने उन्हीं सपनों के साथ लेकर चल रहा हूँ। अगर आप कभी गुलमर्ग नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, आज मेरे साथ चलिए और मेरे सपनों के गुलमर्ग को अपनी आंखों से देखिए। जरा आप महसूस कीजिए, हवा में वो ठंडक, वो सन्नाटा और अचानक एक हल्की सी बर्फ की बूंद आपके गाल को छूती है। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते देखते पूरा गुलमर्ग सफेद हो जाता है। ये कोई सपना नहीं, ये है गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर का वो ताज जो सर्दियों में बर्फ का मुकुट पहन लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पहाड़ों में भटकने वाला साथी सूर्या सिंह। जहां मैं आपको ले चलता हूं 10,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर, पगडंडियों, ग्लेशियरों और अनदेखी वादियों की उस खूबसूरत दुनिया में, और उन रास्तों में खो जाने का एहसास आपके साथ बांटता हूं। आज हम चल पड़ते हैं गुलमर्ग की उस बर्फबारी में, जहां हर कदम पर बर्फ चरमराती है, सांसें जमती हैं और दिल बस एक ही बात कहता है, वाह, ये तो सच में जन्नत है। जब गुलमर्ग में पहली बार बर्फबारी होती है ना, होटल वाले खुशी से नाचने लगते हैं। घोड़े वाले भाई सुबह 4 बजे से अपने घोड़ों को सजाने लगते हैं। स्लेज वाले चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, आज पूरा सीजन सेट हो गया। कहवा बनाने वाले कश्मीरी अंकल केसर की खुशबू छोड़ते हुए चूल्हा जलाते हैं। स्की शॉप वाला भाई स्टॉक चेक करता है। यहाँ की हर छोटी छोटी दुकान जो साल भर इसी एक मौसम का इंतजार करते हैं, उन सब की रोजी रोटी इसी एक बर्फबारी से चलती है। और हम जैसे दीवाने अपना बैग उठाकर निकल पड़ते हैं। गुलमर्ग पहुंचते ही जो नजारा दिखता है, उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। देवदार के पेड़ों ने सफेद शॉल ओढ़ रखी है, सड़कें गायब हैं, छतें गायब हैं, गाड़ियां भी सफेद टीले बन गई हैं। सुबह 9 बजे मैं टंग मार्ग पहुंचा। गुलमर्ग से कुछ ही दूरी पर यहीं अपनी गाड़ी पार्क करी और टैक्सी ली, क्योंकि आने वाले 3-4 दिनों में भारी बर्फबारी की संभावना है। और 9:30 बजे मैं गुलमर्ग पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तो आसमान एकदम साफ था, धूप खिली हुई थी, लेकिन सफर की थकान थी, तो मैंने होटल जाकर आराम करने का फैसला किया। पर जैसे ही दोपहर 1 बजे आंख खुली तो नजारा देखा, उसने नींद ही उड़ा दी। पूरा गुलमर्ग बर्फ की मोटी सफेद चादर में लिपट चुका था। कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हमने एक सरकारी स्की रेंटल स्टोर ढूंढा।
जहां से सिर्फ 300 रुपए प्रतिदिन में स्की किराए पर मिल रही थी। बिना ज्यादा सोचे हमने 5 दिनों के लिए स्की ले ली। पर एक बड़ी समस्या थी, हमें स्की चलानी आती नहीं थी। इसलिए हमने एक ट्रेनर लिया जिसका किराया था 500 रुपए प्रति घंटा। ये हमारे बजट के हिसाब से बहुत ज्यादा था। अब असली रोमांच शुरू होने वाला था। सबसे पहला काम था स्की के जूते पहनना और बैलेंस बनाना। पहले 1 घंटे में बस यही सीख पाए कि स्की पर खड़े कैसे हों। पर असली खेल तब शुरू हुआ जब बर्फ गिरने लगी। ठंडी हवा तेज हो चुकी थी। हम बार बार गिर रहे थे, लेकिन हर गिरावट के साथ हंसी भी थी। एक अजीब सी मजेदार फीलिंग थी। गिरना, उठना, फिर गिरना और फिर उठना। दोस्तों के साथ गिरते, एक दूसरे को संभालते हुए हम स्कीइंग सीखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। अंधेरा होते ही हम होटल लौट आए। इस तरह एक रोमांचक दिन खत्म हुआ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बर्फ से ढके पहाड़, आसमान से गिरती सफेद चादर और दिल में बसी महादेव की भक्ति। इस पावन महाशिवरात्रि पर हम मौजूद हैं गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में, जहां हर सांस में महादेव का आशीर्वाद महसूस हो रहा है। यहाँ की ठंडी हवाएं, गिरती बर्फ की मोटी परत और शिव मंदिर का आशीर्वाद आज का दिन वाकई खास था। सुबह का सूरज तो निकल चुका था, लेकिन गुलमर्ग की धरती पर बर्फ ही बर्फ थी। आज महाशिवरात्रि थी और संयोग ऐसा कि हमारा कमरा ठीक शिव मंदिर के पास था। नहाने के बाद मैं सीधे मंदिर गया। चारों तरफ बर्फ जमी थी, लेकिन मंदिर का दिव्य वातावरण गर्मजोशी से भरा हुआ था। घंटियों की मधुर ध्वनि, हवा में घुली धूप और अगरबत्तियों की सुगंध, और भक्तों की हर हर महादेव की गूंज। आज का दिन स्कीइंग के नाम था, लेकिन स्कीइंग करना जितना रोमांचक लगता है, असल में उतना ही मुश्किल था। स्की बूट्स का वजन ही 2-3 किलो का था, और जब 2-3 फीट बर्फ में चलना पड़ा तो टांगे जवाब देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बर्फीली जमीन हमें पीछे खींच रही हो। जैसे तैसे हम 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्की स्लोप तक पहुंचे। पर असली परीक्षा अब शुरू हुई। आज हमारे पास कोई ट्रेनर नहीं था, और सामने लोगों की भीड़ देखकर हिम्मत ही नहीं हुई कि स्की शुरू करें। आत्मविश्वास बिल्कुल डगमगा रहा था। फिर सोचा जब भीड़ कम होगी तब कोशिश करेंगे। जब मैंने 5-7 साल के छोटे बच्चों को स्की करते देखा तो एक अजीब सी फीलिंग आई। खुशी भी और थोड़ा अफसोस भी। खुशी इस बात की कि ये छोटे बच्चे बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के बर्फ के सफेद समुद्र में अपनी कहानी लिख रहे थे। और अफसोस इस बात का कि हम सिर्फ भीड़ को देख रहे थे, जो कभी इधर गिर रही थी, कभी उधर संभल रही थी। उन्हें देखकर एक हिम्मत सी आ गई। अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और बस फिर क्या था, हम भी जुट गए स्कीइंग में। शाम होते होते बर्फबारी तेज हो गई और भीड़ भी कम होने लगी। ऐसा लगा मानो ऊपर से महादेव कह रहे हो, बेटा तू बर्फ और स्की दोनों का आनंद लेने आया है, तो अब पूरे जी जान से लग जा। जब रात हुई और हम वापस लौटने लगे तो आसमान अपने असली रंग में था। अंधेरा गहराते ही आसमान में चमकती बिजलियां, गिरती बर्फ और मंदिर के ऊपर मंडराते बादल। ऐसा लग रहा था मानो महादेव का स्वयं तांडव चल रहा हो। जो दृश्य मैंने अपने कैमरे में कैद किया वह उस असली नजारे का 2% भी नहीं था। मुझे पता था ये नजारा दोबारा कभी नहीं मिलेगा। रात के 9:30 बजे हमने खाना खाया, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। रात 11 बजे जब पूरा गुलमर्ग ठंड से जम चुका था, हम फिर से बाहर निकले। चारों तरफ बर्फबारी जारी थी और मंदिर के ऊपर गरजती बिजली और चमकती रोशनी। यकीन मानो ऐसा लगा जैसे बाबा भोलेनाथ वहीं आसपास मौजूद है। बारिश
बर्फ, बिजली और महादेव की शक्ति, यह एक अलौकिक अनुभव था। रात 1-2 बजे हम वापस लौटे और जैसे तैसे सो गए। आज का दिन और भी मजेदार होने वाला है क्योंकि मेरे जिगरी यार यासिर की एंट्री होने वाली है। और सच कहूं तो दोस्त के बिना सफर अधूरा सा लगता है। आज तीसरा दिन था और लगातार हो रही बर्फबारी ने पूरे गुलमर्ग को बर्फ में ढक दिया था। हमने आज तय किया कि स्की करने से पहले यासिर का इंतजार करेंगे। शाम के 4 बज चुके थे और तभी यासिर गुलमर्ग पहुंचा। हमने सोचा था कि अब स्की के लिए निकलते हैं, लेकिन जैसे ही हमने बाहर कदम रखा, अचानक तेज हवाओं के साथ बर्फबारी शुरू हो गई। गुलमर्ग की वादियां, जो कुछ घंटे पहले सुकून भरी लग रही थी, अब एक बर्फीले तूफान के बीच घिर चुकी थी। हमने फैसला किया कि आज स्की करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम जल्द से अपने कमरे की तरफ भागे, क्योंकि यह तूफान जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी। अब जब बाहर जाना मुमकिन नहीं था तो हमने अंदर ही मस्ती करने की सोची। कॉफी बीट करने का सिलसिला शुरू हुआ और हमने जिंदगी ना मिले की दोबारा फिल्म लगाई। बाहर खिड़की से सफेद बर्फ गिरती हुई दिख रही थी और अंदर गर्म कॉफी के सिप, दोस्तों की हंसी और एक ऐसी फिल्म जो जिंदगी जीने का नया नजरिया देती है। सोचो, एक तरफ तेज बर्फबारी, सामने खिड़की से सफेद पहाड़ों का नजारा, गर्म कॉफी का कप हाथ में और दोस्त साथ में। क्या इससे बेहतर कोई शाम हो सकती है? फिल्म खत्म हुई तो दिल ने कहा, बस अब और नहीं। बाहर चलकर इस सफेद दुनिया को करीब से देखता हूँ। रात के अंधेरे में मैं अकेला गुलमर्ग की गलियों में निकल पड़ा। बाहर की दुनिया एकदम शांत थी। बस हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बर्फ हीरे की तरह चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जन्नत में, एक ऐसी जन्नत जो सिर्फ कहानियों में सुनी थी। पर ठंड बहुत तेज थी और जब बर्फ मेरी जैकेट पर जमने लगी तो समझ आया कि अब वापस कमरे में लौटने का वक्त हो गया है। आज भले ही बर्फबारी ने हमारा प्लान बदल दिया, लेकिन कल का दिन कुछ अलग ही होने वाला है। कल हम फिर से स्की स्लोप पर उतरेंगे और इस बार यासिर के साथ। आज 5-6 दिन की बर्फबारी के बाद मौसम साफ हुआ था और सुबह की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। लेकिन इस ठंडक से ज्यादा मेरे अंदर की बेचैनी मुझे महसूस हो रही थी। पैरों में ब्लिस्टर थे, हल्की चोट भी लगी थी और हल्का दर्द साफ महसूस हो रहा था। स्कीइंग तो आज नामुमकिन थी, लेकिन क्या मैं सिर्फ अपने कमरे में बैठकर इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर दूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैंने ठान लिया, आज पूरा गुलमर्ग पैदल घूमूंगा, 12 किलोमीटर का चक्कर लगाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मेरे दोस्त यासिर और जीवन स्की प्रैक्टिस के लिए निकल चुके थे। मैं अकेले ही सफर पर बढ़ा। रास्ते में कुछ छोटे बच्चे मिले जो बर्फ में खेल रहे थे। उनकी हंसी, उनकी मस्ती देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उनके साथ खेलने लगा। कुछ देर के लिए मैं भी बच्चा बन गया और मेरा दर्द जैसे गायब हो गया। अब अगला पड़ाव था फेज 1 तक पहुंचना। वहां जाने के 2 रास्ते थे। गोंडोला, जो काफी महंगी थी और उसमें 4 घंटे की लंबी लाइन लगी थी। ट्रैकिंग, जो मुश्किल तो थी पर हर कदम पर नए नज़ारे दिखा रही थी। मैंने दूसरा रास्ता चुना, ट्रैकिंग। रास्ते में जो नज़ारे थे वो किसी सपने से कम नहीं थे। ऊंचे देवदार के पेड़, चारों तरफ बर्फ,
और वो छोटे छोटे नोमैड्स के घर जिनकी छतों पर 5 से 6 फीट तक बर्फ जमी थी। जब मैं फेज 1 पहुंचा तो वहां से जो नज़ारा दिखा वो हर माउंटेनियर का सपना होता है। मैं और ऊपर बढ़ा, फेज 1 और फेज 2 के बीच। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी वैसे वैसे नज़ारे और शानदार होते जा रहे थे। फिर दिखा नंगा पर्वत, 8,126 मीटर, दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पहाड़, जो 1948 में पहले भारत का हिस्सा था। हरमुख, 5,142 मीटर, एक ऐसा पर्वत जो कश्मीर के सबसे पवित्र पहाड़ों में से एक माना जाता है। इस पर्वत के नीचे दो बेहद खूबसूरत झीलें हैं, नुंदकोल और गंगबल। कहा जाता है गंगबल झील को ही असली हरमुख गंगा, जहां कई साधु ध्यान करने आते हैं। यह वही पर्वत है जिसे मैंने कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक के दौरान देखा था, लेकिन उस वक्त मैं इसके दूसरी तरफ था। आज इसे इस ओर से देखना एक बिल्कुल अलग एहसास था। कहा जाता है कि एक संत ने इसी पर्वत के पास बैठकर भगवान शिव का साक्षात्कार किया था। कोलाहुई पीक, 5,425 मीटर, कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी। माउंट नन, 7,135 मीटर, लद्दाख की सबसे ऊंची और मशहूर चोटी, जिसे विदेशी माउंटेनियरिंग भी पसंद करते हैं। ब्रह्म और सिकल मून पहाड़ों की एक और शानदार रेंज। इतने शानदार नज़ारे देखकर मन ही नहीं कर रहा था वापस जाने का। सच कहूं तो आंखों में आंसू आ गए ऐसा नज़ारा देख के। अब समय था नीचे उतरने का। मुझे पैदल उतरने में पूरे 2-3 घंटे लगे, जबकि मेरे साथ जो स्की और स्नोबोर्ड कर रहे थे वो सिर्फ 20 से 30 मिनट में ही नीचे पहुंच गए। नीचे पहुंचते ही हमने अपना सारा सामान समेटा और वहीं से शुरू हुई दिल और रोजमर्रा की जिंदगी की जंग। दिल कह रहा था सुकून तो सिर्फ पहाड़ों में ही है, और दिमाग समझा रहा था कि जिम्मेदारियों को और भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर बाद फिर लौट आना। आखिरकार वही हुआ, दिल को हार माननी पड़ी। हम गुलमर्ग से टैंकमार्ग तक टैक्सी से पहुंचे और फिर वही सवाल दिमाग में घूमने लगा, क्या अपनी गाड़ी लाने का फैसला सही था या गलत। और अब ये खुद देख लीजिए, मेरी गाड़ी पूरी तरह बर्फ से नीचे दब चुकी थी। मिलते हैं फिर किसी नई जगह और एक नई कहानी के साथ। बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।